इज़राइल फ़िलिस्तीन मसले को लेकर आप लगातार मेरे यूट्यूब चैनल पे अब लगातार वीडियोस देख रहे हैं। जिस तरह से भी जो हालात बन रहे हैं उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियोस लेकर लगातार आ रहा हूँ। लेकिन इसी के साथ ही इस जंग के क्या रुख होने वाले हैं और किस तरह से इसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, न सिर्फ मिडिल ईस्ट में बल्कि पूरी दुनिया पर और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा आने वाले वक्त में, इसको लेकर एक फ़ौजी जो है वो बेहतर बता सकता है कि किस तरह की फ़ौज की मूवमेंट्स होती हैं या फिर किस तरह से फ़ौज सोच सकती है। तो आज इसी मसले पर बात करने के लिए डॉक्टर मेजर हिमांशु हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और ये फ़ौज में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, गंगा जल बिरादरी से भी जुड़े हुए हैं और उसके ज़रिए भी अपनी सामाजिक कार्य करते रहते हैं। ख़ास बात यह है कि पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ पे इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो आज भी हम इज़राइल और फ़िलिस्तीन मसले को लेकर इनसे बात करेंगे, किस तरह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इस जंग के, किस मोड़ पे क्या रुख इख्तियार कर सकती है, उन सब चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। जैसा कि जो मैंने अभी मौजू आपके सामने पेश किया है कि इज़राइल फ़िलिस्तीन का मामला चल रहा है, जंग बहुत भयानक मोड़ पे ये जा चुकी है। इज़राइल जिस तरह से बॉम्बिंग कर रहे हैं और जिस तरह से फ़िलिस्तीनी उसमें मर रहे हैं, उससे पहले इज़राइल में जिस तरह से हमला हुआ, तमाम चीज़ें सब हम लोगों के सामने हैं। लेकिन अब क्या रुख है इस जंग का देख रहे हैं और लोगों का जो ज़हन बटा हुआ है उसको किस तरह से आप देखते हैं? जी देखिए, हालांकि हम फ़ौजी हैं और मैं पेशे से आर्मी मेडिकल कोर में था तो डॉक्टर भी हूँ। तो ज़िंदगी की कीमत एक फ़ौजी और डॉक्टर से ज़्यादा कोई नहीं जानता। हर बूंद, हर हम पानी से भी जुड़े हैं तो हर बूंद, हर जान हमारे लिए कीमती होती है और एएमसी आर्मी मेडिकल कोर तो बचाने के लिए ही है ज़िंदगी को। तो जो भी जंग है, हो सकता है ऐसे लोग जिन्हें जंग का तजुर्बा ना हो, उनके लिए वो कोई रोमांचकारी अनुभव होती है। उनके लिए वो कोई बड़ा कहना चाहिए कि अपने इमेजिनेशन की चीज़ है। एक फ़ौजी कभी प्रार्थना नहीं करता जंग की, वो हमेशा शांति की प्रार्थना करता है। तो फ़िलिस्तीन और इज़राइल के मामले पे एक बात तो तय है कि ये कोई भी रुख ले या कुछ भी हो, हारेगी इसमें मानवता और मानवता हार रही है। इस पे दो राय नहीं हो सकती। जो उसका हिंदुस्तान के लिहाज से, हिंदुस्तान के जानिब से जो नज़रिया है वो बहुत स्पष्ट है। हालांकि विभिन्न अंदरूनी राजनीति के कारण उसे ऑब्फस्केट करने की, फज करने की, कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। हिंदुस्तान का दशकों से तयशुदा है कि हम फ़िलिस्तीन के आज़ादी के आंदोलन के पक्ष में हैं। हम फ़िलिस्तीन पीएलओ के साथ रहे हैं। 10 साल से एक पार्टी की सरकार है, उसने भी कोई अपने रुख को बदला नहीं है। छोटे मोटे, बड़े छोटे नेता कुछ कहते रहे हैं, देखिए वो मायने नहीं रखते हैं। देश की नीति मायने रखती है। तो देश की नीति आज भी यह है कि हम फ़िलिस्तीन के पक्ष में हैं। इस पे किसी को कोई शक शुबा, गलतफहमी होनी नहीं चाहिए। अब सवाल ये आता है कि हमने तब क्यों तय किया या उन बड़े नेताओं ने हिंदुस्तान के क्यों तय किया कि हम फ़िलिस्तीन के पक्ष में हैं, जानना इसकी डिटेल में चाहिए। तो चाहे रणनीतिक दृष्टि से कहिए, चाहे सैद्धांतिक दृष्टि से कहिए, चाहे नैतिक दृष्टि से कहिए, फ़िलिस्तीनियों का एक दावा, वाजिब दावा है और वो इसमें पीड़ित पक्ष हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमास का तो झगड़ा पीएलओ से भी रहा और हमास ने जिस तरीके के बहुत बार रास्ते अख्तियार किए, वो जाहिर है कि मानवीयता, मानवता की श्रेणी में नहीं आते थे, दायरे में नहीं आते थे। तो उसकी अगर कोई आदमी समर्थन कर रहा है तो वो भी मेरी समझ के परे है। लेकिन इस हाल के जो हादसे हुए और जो वारदात हुई, उसके बाद जिस तरीके से डिसप्रोपोर्शनेटली मैं कहूँगा, है ना, कोई अनुपात नहीं लगाया जा सकता, जवाब आया है उसका इजराइल की तरफ से, वो बहुत ही डिसप्रोपोर्शनेट है और अमानवीय है। तो अगर हम अमानवीयता का जवाब अमानवीयता से दे रहे हैं और डिसप्रोपोर्शनेटली दे रहे हैं, तो फिर सवाल ये नहीं हो जाता कि कौन सही है कौन गलत है, फिर सवाल हो जाता है कौन ज़्यादा गलत है। उन्होंने सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर हमला किया, गलत था, लेकिन आपने तो बिल्कुल ही हद कर दी, जो बहुत ही गलत था। तो अब गलत और बहुत गलत के बीच बहस हो रही है, अगर हम आ जाए। और अगर हम अपने देश के विदेश नीति और उस नज़रिए से देख रहे हैं, तो जैसा मैंने अर्ज़ किया कि हमारी स्थिति तो स्पष्ट है। और इसमें कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस ये है कि जितने, अब मैं कोई उसे मज़हब के नज़रिए से नहीं देखना चाह रहा हूँ या कहना चाह रहा हूँ, पर हम लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, व्यवहारिक चीज़ें होती हैं, जिन्हें आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं हिंदुस्तान में इतनी सारी मुस्लिम पॉपुलेशन है, हो सकता है उनके जज्बात जुड़े हों फ़िलिस्तीन से, जायज़ नाजायज़, मैं इस बहस में भी नहीं हूँ, लेकिन आपको अपने देश के लोगों की जो भावना है उसको भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको ध्यान में ये भी तो रखना पड़ेगा कि आपको किन मुल्कों से क्या फ़ायदा हुआ है। जितने अरब के देश हैं, जितने सऊदीया इनके देश हैं, जितने मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक देश हैं, OIC है, ये जितने देश हैं, इन सभी देशों ने
हिंदुस्तान के साथ चाहे तेल आपूर्ति का मामला रहा हो या तेल संकट का मामला रहा हो, हिंदुस्तान के साथ मजबूती से खड़े हुए। यहाँ तक कि ये हमें, हालांकि हालात बदले भी, मैं नहीं कह रहा कि हमेशा ये हुआ, कई बार पाकिस्तान वाले और कश्मीर के मामले पे कई बार दिक्कतें आई, पर ज़्यादातर बार तो वो आपके साथ खड़े रहे। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जितने ये कंट्रीज़ हैं और साउथ के देश, ये तमाम देश जो हैं, तो इतना बड़ा एक चंक है, इतने सारे एक देश हैं, वो देश जिनकी ज़रूरत हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पड़ती है, उनको नज़रअंदाज करके आप अकेले इजराइल से अपनी विदेश नीति चला पाएंगे क्या? ये एक व्यवहारिक पक्ष है जिस पर निश्चित तौर पर नीति निर्माताओं को विचार करना चाहिए। अब सवाल, एक जो पक्ष इसका एक आयाम है वो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर की राजनीति। आजकल हम यहाँ वहाँ की आग, हनुमान जी तो नहीं कहूँगा कि वे पूंछ में आग लगा लेने वाली बात, अपनी पूंछ में आग लगा लेने वाली बात, उन्होंने तो लंका जलाई थी, है ना, पूंछ में आग लगाई थी तो लंका जलाई थी। आजकल नए पराक्रमी वीर पैदा हो गए हैं, वो अपनी पूंछ में तो आग लगाते ही हैं, लेकिन अपनी पूंछ में आग लगा के अपना देश जलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम कमज़ोर पड़ेंगे और देश के अंदर भी हम अपने लोगों को ही इस तरीके से अपने से दूर करके देश को कमज़ोर करेंगे। तो हनुमान जी भी बनिए तो जाके अपनी पूंछ में आग लगाइए, तो लंका जलाइए, अपना देश, अपनी पूंछ आग लगा के देश न जलाइए। सर, अगर मिडिल ईस्ट की हम बात करें तो इजराइल जिस तरह से कई बार अमेरिका, फ्रांस और यूरोप की और दूसरी कंट्रीज़, यूके, इटली, ये सब उसके साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। कई बार लगता है कि ये लोग जंग रोक सकते हैं लेकिन रोकना नहीं चाह रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे पर्दे के पीछे कुछ ऐसी साजिशें चल रही हैं कि मिडिल ईस्ट में और यूक्रेन वॉर, ये सब कुछ मिला जुला सारा खिचड़ी पकती सी नज़र आ रही है। फिर मिडिल ईस्ट के वजह से पूरे दुनिया में एक माहौल सा बदल गया है, हर चीज़ पे असर पड़ेगा। तो अभी आपको लगता है कि ये जो कंट्रीज़ हैं, चाहे आप उसमें इस्लामिक कंट्रीज़ ले लीजिए या यूरोपियन कंट्रीज़ ले लीजिए, कौन क्या सोच रहा है, किसके कौन पक्ष में खड़ा नज़र आ रहा है और वॉर को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इजराइल मतलब इतनी ज़्यादा आगे बढ़ता चला जा रहा है कि उसको अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज़ नहीं रोक पा रही हैं। इस्लामिक मुल्कों की तो आप बात छोड़िए, लेकिन कम से कम जो उनके साथी हैं वो अगर कुछ कह रहे हैं तो वो भी नहीं सुन रहे हैं। तो ये पूरा जो माजरा है वो है क्या? देखिए, पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। इजराइल को भी सबसे पहले मान्यता देने वाला देश कौन था? अगर हम गौर करें, इजराइल को सबसे पहले मान्यता किसने दी थी? इजिप्ट ने दी थी, सऊदीया ने दी थी। तो अगर किसी चीज़ का कोई कहीं अगर झगड़ा है तो उसका समाधान निकलेगा और निकालना चाहिए, जबकि सबसे ज़्यादा इजिप्ट और इनको उससे दिक्कत होनी चाहिए थी। भाई, गाज़ा की तरफ और इस गोलान हाइट्स की तरफ तो कब्जे तो इन्हीं की ज़मीनों पे हुए थे, तो उसके बावजूद भी इन्होंने उसे मान्यता दी। पहला पक्ष ये है, मान्यता दी व्यवहारिकता के नाते। तो व्यवहारिकता और मानवता का तकाजा एक है कि जंग रुके, लेकिन आपका सवाल इस लिहाज से वाजिब है कि फिर इसके बावजूद भी रुक क्यों नहीं रही, या इनके दखल के बावजूद, या अब सवाल ये भी आएगा कि दखल है भी या है नहीं। सो इस समय फिर वही चीज़ आएगी कि बहुत साल पहले एक रशियन प्रीमियर आए थे हिंदुस्तान, 87 के करीब, 97 की बात है। प्रेमाकॉफ ने एक सुझाव दिया था रशियन चाइनीज़ इंडियन अलायंस का, साइनो इंडियन रशियन अलायंस का। लगभग उसी रास्ते पे शायद हिंदुस्तान की नीति चल पाती तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता और ये मिडिल ईस्ट का मामला भी सुलझता उसकी रोशनी में। लेकिन एक लॉबी ने कहा कि साहब, चाइना एनिमी नंबर 1, वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन अगर चाइना एनिमी नंबर 1 है और दुश्मन को ही दोस्त बना लिया जाता, क्योंकि चीन का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान नहीं है। चीन का आज कंपटीशन व्यापार के नाते, सामरिक महत्व के नाते अमेरिका से है। हम नहीं हैं उसके, हम तो उसके लिए रोड़ा हो सकते हैं, अड़ंगा हो सकते हैं, या करीबी होने की वजह से हो सकते हैं, लेकिन हाँ, दुश्मनी कहीं और है। तो ये कंटेनमेंट चाइना और रशियन अलायंस के कंटेनमेंट के तहत ये चीज़ें हो रही हैं। और जो आपका मिडिल ईस्ट का ब्लॉक है वो रूस और चाइना के पाले में नेचुरली, स्वाभाविक तौर पे आ सकता है। तो उनको इस वजह से दंडित करना, कंटेन करने के तहत मुझे ये शक होता है कि जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि वो उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो रोकने की कोशिश कर भी रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा तो देखिए, दुनिया में तिजारत हथियारों की है, ड्रग्स, हथियार, इंडस्ट्रीज उस पर बेस्ड हैं, वरना युद्ध हो ही क्यों? कुछ तो युद्ध ही हथियार बिकवाने के लिए होते हैं। इस दुनिया में इस समय जो कॉर्पोरेट्स, मेगा कॉर्पोरेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ग्लोबल कॉर्पोरेट्स की, ग्लोबल जायंट्स की बात कर रहा हूँ, उनकी इकोनॉमी ही नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन पे है। और इस समय लड़ाई दुनिया में ऊर्जा पर है। ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत मिडिल ईस्ट में है। अभी तो चली रही है, कोई नई चीज़ आ जाए इस तरीके की जिससे कि वहाँ से हट जाए। अभी तो 8% ही है देशों में जो आणविक जो अन्य वैकल्पिक हैं इनसे, तो मेजॉरिटी तो उसी से। तो लड़ाई नेचुरल रिसोर्सेज की है, लड़ाई वर्चस्व की है, और उस वर्चस्व के प्लॉट बदलते रहते हैं और उसके मारे बदलते रहते हैं। तो देखा जाए तो इजराइल एक बहुत छोटा मुल्क है और इसमें उसका जो बहुत बड़ा एक मुखालिफ है वो ईरान है।
क्या कुछ ऐसे हालात बनते आप देख रहे हैं कि ये कंट्रीज़ भी वॉर में आ जाएं और फिर एक बड़ी जो है लंबी खिंच जाए ये जंग, और थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसे कहा जा रहा है कि उसके कहीं दरवाजे ना खुल जाए। लेकिन अगर वो थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं भी होती है, सिर्फ मिडिल ईस्ट को अपने चपेट में लेती है, तो भी बड़े मुल्क तो इन्वॉल्व होते दिख रहे हैं। और ख़ासतौर पे अगर ये जंग 4-5 मुल्क मतलब अरब कंट्रीज़ और ईरान अगर इसमें इन्वॉल्व होता है, तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका इसराइल के पीछे खड़ा है या फिर ब्रिटेन है, तो वो एक लंबा दायरा खिंच जाता है इस जंग का। आपको अभी क्या लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, और इसमें इसराइल का कितना नुकसान होगा? क्योंकि फ़िलिस्तीन तो तबाह है, गज़ा तो तबाह है, लेकिन इसराइल एक मुल्क है जो डेवलप कंट्री है, एक बड़ा व्यापारी है, एक बड़ी अपनी साख रखता है दुनिया में, व्यापारी जो बड़े प्रतिष्ठान हैं उनका जो कंट्रोल है इसराइल के लोगों के पास, तो उसको किस तरह का नुकसान हो सकता है? देखिए, इज़राइल का वजूद ही एक तो इस बात पर है, और इज़राइल के पीछे जो ताकतें खड़ी होती हैं जिसकी वजह से इज़राइल की समृद्धि भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है और पावर भी है, वो कारण ही ये है। हमारे देश में जवाहरलाल नेहरू जी को हर बात का दोषी ठहराने की एक परंपरा है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। कश्मीर इसलिए नहीं बना कि वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा था। कश्मीर का झगड़ा बनाने में कई लोगों ने किताब भी लिखी है, द ग्रेट प्लान। वहाँ भी अगर कश्मीर की आप सीमाएं देखें तो किन किन देशों से मिलती हैं, कमाल की बात है। अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, रशिया से, चाइना से, तो इतने सारे, हिंदुस्तान से ज़ाहिर है। तो इतने देशों से जब मिलती थी तो एशिया की राजनीति को प्रभावित करने की उस जगह की क्षमता थी, उसकी एक रणनीतिक सामरिक महत्ता थी। ऐसे ही सामरिक महत्ता, ऐतिहासिक महत्ता और धार्मिक महत्ता भी इजराइल की या फ़िलिस्तीन के उस इलाके की है, जेरूसलम के इलाके की। तो हमेशा तारीख़ी बुनियाद पे कुछ जंगें तैयार की जाती हैं, वजह उसकी सियासत और तिजारत होती है। इमामत की तो ज़िक्र होते हैं, सियासत और तिजारत ही असली मामलात होते हैं। यहाँ भी यही मामला था कश्मीर में, और इज़राइल और फ़लस्तीन में भी वही मामला है। इसलिए सिर्फ फ़लस्तीन को या इज़राइल को, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फ़लस्तीन तो एक छोटा सा मुल्क है, पर उस सारे लोगों को भाई दिल बड़ा करके सारे इस्लामिक देश ही बसा लें। कितने लोग हैं, बसा लें ना अपने यहाँ, मामला ख़त्म करें अगर यही मामला था तो। मसला ये नहीं है, उसे ज़िंदा रखने में, और पता नहीं किसके हाथ किससे मिले हैं, हमास ने भी हमला क्यों किया जानते बूझते, बहुत सारे संभावनाएं हैं, लेकिन उस मुद्दे को ज़िंदा रखने के पीछे कारण सीधे सीधे समझ में आते हैं। और उसको अगर आप जोड़ेंगे कश्मीर के मसले से कि कश्मीर क्यों कर बनाया गया, और उसी से जवाब हिंदुस्तान के सबक सीखने का, दुनिया के सबक सीखने का भी है। वो ये था कि जवाहरलाल नेहरू उन हालातों को बहुत अच्छे से जानते थे, और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उस आदमी का कि उसे विदेशी मामलों की इतनी अच्छी समझ थी कि उसने कश्मीर में ख़ास तवज्जो दे करके, दखल करके कश्मीर के इलाके को अंतर्राष्ट्रीय दंगल का क्षेत्र बनने से बचा लिया। और हम इज़राइल और फ़लस्तीन को दंगल बनने से बचा नहीं पाए। नुकसान किसका है इसमें? नुकसान इंसानियत का है। इज़राइल को तो फ़ायदा है। अगर आप कह रहे हैं कि इज़राइल इसमें तबाह हो जाएगा, तो जंग में इज़राइल को तो इतना माल, असबाब, हथियार, इमदाद सब मिल ही रही है। और जो बहुत PLO वाले भी जो लोग हैं, आम नागरिक का नुकसान होगा। बहुत बड़ा इलाका नहीं है, उन्हें भी, फ़िलिस्तीनियों को भी कुछ मिलता जुलता रहेगा। लेकिन उन बातों से समाधान नहीं होने वाला है। जंग पलेगी, वहाँ जंग ही पकेगी, और जंग पकेगी वो किस तरफ जाएगी? आग है, आपने जला दी है और चूल्हे के बाहर आ गई है, तो किस किस का घर जलाएगी, ये तो आग भी नहीं तय करती। लेकिन जो हालात जो भी बने हों इजराइल फ़िलिस्तीन, इन मामलों को लेकर कई बार ये शक जाहिर किया जाता है। अभी एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात किया जा रहा है कि ये मतलब एक पूरी पटकथा इसकी लिख दी गई थी, और वो ग्रेटर इजराइल बनाने का मामला और फ़िलिस्तीनियों को गज़ा से और पीछे ढकेलने का है। सिनाई पेनिनसुला जो है इजिप्ट का, वहाँ उनको और फिर उनको निकालने का पूरी तरह से एक प्लान था, जिसके तहत ये पूरा वाक़या अंजाम दिया गया या फिर इसको प्लान किया गया पूरी तरह से। क्या आपको लगता है कि जो ग्रेटर इजराइल का एक सपना है, क्योंकि एक बहुत छोटा मुल्क है इजराइल, उसको बड़ा होना है, या फिर उसको उस तरह से मिडिल ईस्ट में उन तरह से समझ लीजिए कि 32 दांतों के बीच में ज़बान को रहना है, तो ये वो एक स्ट्रेटजी है, क्या है इसमें, किस तरह से आप इसको दें? नहीं, इजराइल का तो मैंने पहले ही कहा वजूद का सवाल है, उनके तो वजूद का सवाल है। लेकिन वजूद से आगे समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी और वर्चस्व का भी सवाल है। और कौन ऐसा है जो वर्चस्व को, मतलब वजूद तक महदूद रहे और वर्चस्व को छोड़ दे? तो इसलिए ऐसे प्लान न बने हों, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल बने होंगे, हर व्यक्ति अपनी चाह रहा है। लेकिन उस मसले को ज़िंदा रहना, जो बार बार मैं कह रहा हूँ, ज़िंदा रखा जाएगा और रखा जा रहा है। और उस मसले से सिर्फ ये इज़राइल और फ़िलिस्तीन नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, व्यापार, तिजारत
और हथियारों की ख़ास तौर पे तिजारत और बहुत सारी है चीज़ें हैं जो कि जुड़ी हुई हैं। उनके कारण आप ये इसका कोई साधारण समाधान सोचते हो कि संभव है, मेरे ख्याल से नहीं है। जिस इजरायली एक प्रीमियर ने कोशिश की थी, उसको किसने मारा था? साहब रेबन साहब, है ना? जिस आदमी ने हिंदुस्तान में कोशिश की थी कि भाई तकसीम ना हो मुल्क, उसे किसने मारा था? उसे किसी दूसरे देश के आदमी ने नहीं मारा, उसे फ़िलिस्तीनी ने नहीं मारा वहाँ, इसे यहाँ किसी पाकिस्तानी ने, अफ़गानिस्तान ने नहीं मारा था गांधी को, उसी के मुल्क के आदमी ने मारा था। तो ये क्यों होती हैं चीज़ें इस पे, और वो किनके मोहरे होते हैं, और ये ग्रेट गेम क्या है, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रेट गेम इस तिजारत को भी चलना है, सियासत को भी चलना है, और तिजारत और सियासत के लिए जंग और मुद्दे चाहिए। तो वर्चस्व की लड़ाई है, तो वर्चस्व की लड़ाई, इजराइल के साथ ईरान अपने को कहा, सिर्फ इजराइल के वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। बार बार मैं एक बात कह रहा हूँ, सिर्फ इजराइल के वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। इजराइल तो सामने खड़ा हुआ सिपाही है या जनरल है, जो भी है, जो भी उसकी हैसियत होगी, उसके साथ जुड़े हुए उसके पीछे जो इतने बड़े जाइंट्स हैं कॉरपोरेट के, जो इतने आर्थिक हित लगे हैं, उन आर्थिक हितों से जुड़े हुए जो पीछे देश खड़े हैं, बेवजह नहीं खड़े हैं। और भूगोल का एक महत्व होता है। देखिए, रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी एक ऐसी चीज़ है, दुनिया की जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, वो भी राजनीति को, तिजारत को और बहुत चीज़ों को प्रभावित करती है। और उस भूगोल के अनुसार भी बहुत सारी माइथोलॉजी, रिलीजियस चीज़ें तय हुई हैं। मैं रिलीजन भी कह रहा हूँ तय हुआ है। तो ये जो रिलीजन तय हो गया, जिसके ऊपर 400 साल तक क्रूसेड्स चली हैं, उन्हें भी अगर आप सिर्फ धर्म युद्ध की या धर्म स्थल के लिए युद्ध की लड़ाई मानते हैं, तो काफ़ी मासूम हैं आप। तो टू नेशन थ्योरी नहीं काम करेगी यहाँ पे, जैसे कि यूएन ने भी पहले कहा? नहीं, टू नेशन है ही नहीं भाई। हमास खड़ा हो गया, अब तो 3 नेशन 4 नेशन हो गया भाई। हमास अलग वो चला रहा है ना, और पीएलओ अलग चला रही है, तो वहाँ भी तो 2 खड़े हो गए। आप किससे वो करेंगे नेगोशिएट? और अगर आपको नेगोशिएट करना ही था, तो रिबन साहब का आपने कही भाई, एक सोल्यूशन ओस्लो के बाद आ ही गया था आपके सामने। ओस्लो टॉक्स के बाद एक सोल्यूशन था आपके आगे, क्या माना गया? या जिन कंट्रीज़ ने उस वक्त नहीं माना, उन्होंने ही बाद में सबसे पहले क्यों इजराइल को वो दी, मान्यता दी? तो ये इतनी सीधी चीज़ें नहीं है जिसमें 2 देश वैसे आमने सामने बैठे और तय कर लें। हिंदुस्तान पाकिस्तान का तो सामने है, कश्मीर का क्यों नहीं तय हो पाया? क्यों नहीं तय हो पाया? वो ताकत, या ये हुआ ही क्यों कश्मीर का मसला, या ये हुआ ही क्यों? तो इसलिए इतना आसान नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। हाँ, लेकिन अब दुनिया मेरा ख्याल है इतनी बेवकूफ़ भी नहीं है, और जो ताकतें तिजारत के लिए, सियासत के लिए, वर्चस्व के लिए काम करती हैं, वो तबाह नहीं होने देते खुद को, तबाह नहीं होने देते खुद को। तो इसलिए कोई तीसरी वर्ल्ड वॉर होने ही वाली है, छिड़ने वाली है। ये लड़ाई चलेगी, खींचतान मचेगी। सीरिया वाले मामले में भी मची थी, इधर भी मचेगी। वक्त वक्त पे भाई हथियारों की आजमाइश हो जानी चाहिए, उनका भी बाज़ार है, हो जाती हैं, तय हो जाता है, बिकवाली हो जाती है, ख़रीद फ़रोख्त हो जाती है, ज़मीन के टुकड़ों पे कब्ज़े वब्ज़े भी हो जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज के बंटवारे और उन पे कब्ज़े, और जोग्राफिकल जो रूट्स हैं जहाँ से ताकत, वर्चस्व बहता है और व्यापार चलता है, उन पर कब्ज़े। ये लड़ाई इसकी है। जिस तरह से डॉक्टर हिमांशु जी ने कहा, मेजर साहब ने ये बताया, तो साफ तौर पे यही चीज़ें हैं कि लोग अगर ये सिर्फ सोचते हैं कि सिर्फ यहूदी और इस्लाम और मुसलमानों के बीच की लड़ाई है, तो वाकई में वो बहुत मासूम है। इसके पर्दे के पीछे किस तरह की पटकथा लिखी जाती है, क्या पॉलिटिक्स चलती है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या गेम होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। ख़ासतौर पे मिडिल ईस्ट, जो कि संसाधन जैसे बात की कि ऊर्जा का अभी भी एक बड़ा स्रोत मिडिल ईस्ट में मौजूद है, तो वो भी एक बात है, हथियारों की खरीद फरोख्त भी एक बात है, वर्चस्व की लड़ाई भी एक बात है। ये चीज़ें चलती रहेंगी जब तक कि टेबल पे बैठ के सही नीयत से इसका सॉल्यूशन ना किया जाए। तो इजराइल और फ़िलिस्तीन का मसला इसी तरह से बरकरार रहेगा, झड़पें भी होती रहेंगी, लोग भी मरते रहेंगे। लेकिन इस वजह से दुनिया के दूसरे मुल्कों में लोगों को आपस में एक माइंडसेट बनाकर लड़ाई झगड़े या आपस में उलझना नहीं चाहिए, बल्कि इंसानियत की बात करते हुए जो हकीकत है वो बयान करना चाहिए। अगर आपको ये खबरें हमारी अच्छी लगती हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि बहुत सी ऐसी बातें जो लोगों तक नहीं पहुंचती वो पहुंचें, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो अधपका ज्ञान लोगों तक पहुंच रहा है वो कम से कम उसमें कुछ कमी आए। शुक्रिया।